हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वरुण अग्रवाल और ये आपका चैनल लर्निंग कैफे। इस अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले एक पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करूंगा। जब स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं और ऑप्ट करने के बाद में जब उसकी गहराई को पहचान फील करते हैं कि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत डेप्थ में आपको स्टडी करनी होगी, उस वक्त वो इस सब्जेक्ट को लेकर घबरा जाते हैं। उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे इस सब्जेक्ट को रीड करेंगे और क्या हमसे ही हो पाएगा। और एक्चुअली ये होती है कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स इस डेप्थ को जाने से डरते हैं। सब्जेक्ट जरूर लेते हैं परंतु डेप्थ को टच करने से डरते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके इरादे बहुत ऊंचे होते हैं, जो ऑनेस्ट होता है अपने एम के लिए, टारगेट के लिए, उसके लिए माउंट एवरेस्ट भी छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, आपके इरादे के सामने माउंट एवरेस्ट भी कुछ नहीं है। जीत उसकी नहीं होती जो एक तालाब के पानी की गहराई को नापे, जीत उसकी होती है जो समुद्र की गहराई को नापकर वापस भी आए। आज हम इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हमें आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कि 1000, हमारा जो टॉपिक हम चल रहे थे डेंसिटी को लेकर, कि डेंसिटी के लिए टॉपिक दिया गया था कि 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने केजी पर मीटर क्यूब होते हैं। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन एक बेसिक सा फिनोमिना है जो बच्चों को 10th और 11th में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली जैसे आप सबसे पहले ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। जब आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है, और अगर आप जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब आपको नहीं पता तो कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं पता तो। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो आपको क्यूब में लेके जाना है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करिए, इसको क्यूब में कन्वर्ट करिए। तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 की, आप इसको ऐसे कन्वर्ट समझ सकते हैं, इसको आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10⁻⁶ मीटर क्यूब, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ओके, तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो 1 केजी है, तो 1 केजी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हुए? 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो आंसर हो गया 10⁻⁶ केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया कि जो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके 10⁻⁶ केजी पर मीटर क्यूब हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, तो ये डेंसिटी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है, और कई बार आपको ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मिल सकती है। कन्वर्ट करना है या नहीं करना वो हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, सो अगला हमारा टॉपिक आता है, अगले हमारी जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेसिक मतलब क्या होता है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम के से डिफाइन करते हैं। एसआई यूनिट होती है केल्विन। ओके, सो द बेसिकली जिसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। टेम्परेचर की स्टडी क्यों जरूरी है एक रिएक्शन के रिगार्डिंग? देखिए, ज्यादातर रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पर होती है। जैसे आप मान के चलो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर लिया HCl फिल किया और ऊपर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स पुट कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके NaCl बनाएगा। बेसिक रिएक्शन है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप बताइए किसको नहीं पता कि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन? सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन में आपको हीट दे रहे हो? नहीं। क्या जब हीट दे नहीं रहे हो तो इसका मतलब इस रिएक्शन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है, मतलब हमने कोई बाहर से हीट नहीं दी है ना। देखो, या तो 3 कंडीशंस होती है, या तो वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है, या उस रिएक्शन को हम हीट दे रहे हैं। अगर रिएक्शन को हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन कैसे होगी? एंडोथर्मिक हो गई। या फिर उस रिएक्शन से हीट निकल रही है, या मतलब उस रिएक्शन को बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, रूम टेम्परेचर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप उसको हीट दे देंगे तो रूम टेम्परेचर वो उसकी रिएक्शन
वो रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे होगी। मान के चलो कि आपने 30 डिग्री सेल्सियस देना चाहते हो, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, आपने मेजर किया थर्मोमीटर से कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है और आप उसको 30 डिग्री पे रिएक्शन कराना चाहते हो, तो आपको वो हीट देनी पड़ेगी जिससे उसका टेम्परेचर रेज करे। सेकेंडली, आप चाहते हो कि रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पर हो और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है या 15 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करना चाहते हो, तो आपको वो रिएक्शन आइस या कोल्ड इफेक्ट्स में वो रिएक्शन करानी होगी। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन जो होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे की जाती है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर होती है। तो एक बेसिक सा फैक्ट है। ओके, तो इसकी अगर एग्जांपल आपकी कोई रिएक्शन आती है कि हम लिखते हैं कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है और रूम टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसका जो कन्वर्जन होगा ये होगा 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जैसे एग्जांपल डिग्री सेल्सियस। उसका कन्वर्जन कैसे होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यू आ रही है, रूम टेम्परेचर मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट करना है किसमें? उसको केल्विन में। तो कुछ नहीं करना, 273 एक कांस्टेंट डेटा है जिसके साथ में 25 को प्लस करके 298 केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपल समझे कि आपका केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन होता है। इस केल्विन से आप डिग्री सेल्सियस को मतलब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस करना होगा। ओके, सो द बेसिक रिएक्शन। इसके अलावा आपका अगला पैरामीटर आता है प्रेशर। ओके, प्रेशर ओके, प्रेशर का मतलब सबको पता है कि प्रेशर हम इसको डिफाइन करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है F/A। F मतलब होता है फोर्स और A मतलब होता है एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए बेटा, ज्यादातर आपकी रिएक्शन जो होती है, अब ये प्रेशर क्यों डिफाइन है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं दैट occurs at atmospheric प्रेशर, ठीक है। ज्यादातर आपकी रिएक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होती है। मान के चलो कोई आप लैब में रिएक्शन करा रहे हो, तो आपने कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस रिएक्शन के दौरान आपको कोई बाहर से प्रेशर नहीं दे रहे, कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अराउंड 90% रिएक्शन आपकी रूम प्रेशर पर ही होती है, जिसे हम मान के चलो एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, जितनी भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती हैं। अंडरस्टूड? हाँ, ये केस हो सकता है, जैसे एग्जांपल आपकी रिएक्शन आप इसमें अब 3 केस ले सकते हो। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक रिएक्शन हो रही है, अगर आपने 1 एटमॉस्फेरिक से उसको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कराना चाहते हो, जैसे एग्जांपल 3 केस हुए, एक तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करा रहे हो रिएक्शन, एक है 2 एटमॉस्फेरिक रिएक्शन करा रहे हो, और एक है लेस देन 1, एक है आपका कि लेस देन 1 atm पे करा रहे हो, ठीक है। एक है आपकी ऐसा समझो, या मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर रिएक्शन करा रहे हो, और एक है 1 एटमॉस्फेरिक पे, एक लेस देन। तो यहाँ 2-3 कंडीशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप रिएक्शन करा रहे हो, तो उसका मतलब आप कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे हो और रिएक्शन अपने आप हो रही है, मतलब कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू तो जरूर होगी। अगर आप कोई रिएक्शन लैब में करा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, नो डाउट। अगर आप उसको हाईली प्रेशराइज्ड कर रहे हो पिस्टन के हेल्प से, या उसको प्रेशराइज कर रहे हो, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा। और अगर उसको आप 1 एटमॉस्फेयर से कम कर रहे हो, तो इसका मतलब उसको आप 0 या 0 से कम लेके जा रहे हो, तो मतलब आप उसको वैक्यूम की साइड लेके जा रहे हो। और ये हाई प्रेशर पे होता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है और रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसके बनने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है अगर आप रिएक्शन हाई प्रेशर पे करते हो। सेम आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हो तो वो रिएक्शन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, मतलब जो 1 सेकंड में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था वही प्रोडक्ट आपको हाफ सेकंड में मिल जाएगा। सो दिस इज द बेसिक द इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रेशर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है पास्कल, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है, और आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
कन्वर्जन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पर हमने क्वेश्चन आता है कि हमने जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, 1 यूनिट लिया हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक लिया हमने पास्कल, एक लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो हमने यहाँ तो क्लियर कर दें, 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। एक क्वेश्चन है कि प्रेशर की कौन सी बड़ी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल? तो देखिए इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वैल्यू होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हम जैसे समझे कि कई बार कंफ्यूजन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है या पास्कल बड़ा है, तो उस केस में हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर समझे तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल से कहीं ज्यादा बड़ा है। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 101325 पास्कल, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल से कहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू होती, कहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू। आप उल्टा करके इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 1 पास्कल में कितने एटीएम हो गए, तो 1 पास्कल में आप उसको उल्टा भी कर सकते हो, तो आपको उसको उल्टा करके जब उसको कन्वर्ट करते हो तो इसके सामने इसकी वैल्यू आती है 9.86 इंटू 10⁻⁻⁶ एटीएम। मतलब अगर 1 पास्कल में इतनी है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इतनी वैल्यू होगी। हालांकि ये यूनिट बहुत कम यूज होती है, आप ज्यादातर आपको पास्कल में डेटा गिवन होगा, जैसे पास्कल आता है या फिर मेगा पास्कल लिखा रहेगा कि रिएक्शन जैसे कि 2 मेगा पास्कल पे हो रही है, तो बस एक समझने का पॉइंट है कि 2 मेगा पास्कल हो रही है तो इसका मतलब मेगा पास्कल हो रही है, तो 10⁻³ आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिक ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, राइट, और 1 पास्कल में होते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके इक्वल होता है, मतलब एटीएम और पास्कल के बीच में अगर आप यूनिट रिलेट करें तो एटमॉस्फेरिक यूनिट पास्कल से कहीं बड़ा है, तो एक पास्कल या 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट के अंदर इतना एटीएम होता है, मतलब 9.86 इंटू 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पास्कल के अंदर होता है। ओके, तो बेसिक से कन्वर्जन है, बहुत आसान है, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। अगले हमारी जो यूनिट है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है वो है हमारी मोल, जो मेरे लिए और आप सबके लिए और सभी आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मोल बड़ा ही अनमोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, मोल एक्चुअल में क्या है, मैं एक चीज समझाता हूँ मोल आपको समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल, आप मार्केट में केले खरीदे जाते हैं, आप केले कैसे खरीदेंगे? क्या अगर आप उसको बोलते हैं कि 1 केजी केले दीजिए, अब 1 केजी केले में कितने केले आएंगे, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? आज आपने मान के चलो 1 केजी केले खरीदे तो आपको 1 केजी में एग्जांपल 20 केले मिल गए। अगले दिन आप 1 केजी केले दोबारा खरीदने जाते हैं तो क्या आपको 20 केले वापस मिलेंगे? हो सकता है 18 मिले, हो सकता है 22 मिले, या डेटा वेरी करता है। इसलिए क्या हुआ, हमने क्या किया, केले को क्लियर करने के लिए, फ्रूट्स को क्लियर करने के लिए हमने एक डजन बना दिया कि भैया 1 डजन केले दीजिएगा, तो 1 डजन का मतलब क्लियर हो गया, भैया मैं 12 केले की बात कर रहा हूँ। अब वो आप चाहे 12 केले में कितने भी ग्राम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डजन में तो 12 केले आते हैं, इतना पता है। वेट के हिसाब से लोगे तो किलोग्राम में आ जाता है, नंबर के हिसाब से लोगे तो डजन के हिसाब से आ गया, तो डजन एक नंबर फिक्स हो गया, भैया 12 केले आते हैं। उसी तरीके से एक मोल वैल्यू आई। मोल किसके लिए होती है? मोल एक्चुअली एक नंबर कैलकुलेट करती है जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। ओके, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको आप देख नहीं सकते, इनका बेसिकली एक छोटा सा भी आप नंबर लोगे ना, मतलब इनका आप 1 ग्राम भी लोगे ना, 1 ग्राम तो छोड़ो 1 मिलीग्राम भी लोगे ना, तो इसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होती है। मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं ये मिलियंस होती है। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करें? तो ये बड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट बन गया था कि माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉल कॉन्सेप्ट आया। मॉल ये कहता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करेगा, कोई भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी हो, उसके 1 मोल में 6.203 इंटू 10⁻23 नंबर्स होंगे। ये फिक्स एंड फिक्स वैल्यू कर दी, चाहे वो 1 मोल एटम हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, 1 मोल कंपाउंड, नंबर हमेशा फिक्स कर दिया। आप 1 मोल चाहिए,
आपसे कहेंगे 1 मोल एटम दीजिए भैया, तो मतलब इतने नंबर वो एटम देगा आपको। 1 मोल मोबाइल चाहिए तो उसका मतलब इतने नंबर वो देगा। कुछ भी पकड़ लीजिए। हाँ, मोल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। अब मार्केट में आप जाएंगे कि 1 मोल केले दीजिए तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मोल एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो थोड़ा सा और डिटेल में आएगा बाय द वे। तो फिलहाल 1 मोल इक्वल टू इतना नंबर होता है। मोल को आप ऐसे लिख सकते हो कि मोल इक्वल टू स्मॉल एन, तो इसकी वैल्यू होती है मास ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये भी ग्राम में आता है। तो आपके मन में था कि सर मास तो हमने किलोग्राम बताया था, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप इसको किलोग्राम में रखते हो तो किलोग्राम में रखिए। लेकिन क्या होता है कि स्मॉल, मैंने क्या बताया था कि लैब स्केल पे हम ज्यादातर ग्राम, आप एक चीज बताओ, कोई 1 किलोग्राम केमिकल रिएक्शन कराओगे क्या, ग्राम में ही लोगे ना। तो दैट्स वाई क्या होता है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो मोल जो आएगी वो आपकी आएगी यूनिट लेस क्वांटिटी। मतलब जो मोल आएगा वो यूनिट लेस क्वांटिटी आती है, मतलब इसकी कोई यूनिटी नहीं है। तो मोल जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो मोल एक माइक्रोस्कोपिक जो एटम्स है या पार्टिकल्स है उनकी एक कैलकुलेशन करने की या उनके नंबर को सेट करने की यूनिट है, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल आप ऐसे निकाल सकते हो, सीखेंगे, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इनकी रिगार्डिंग। फिलहाल 1 मोल में कितने नंबर होते हैं ये आप रखिएगा। 1 मोल कुछ भी हो, मतलब वो 1 नंबर को डिफाइन करता है। 1 मोल कुछ भी हो। इज इट क्लियर? तो ये आपके जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स थे, जिसमें टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, मास हो और ये आपका मोल हो, हमने सारे पैरामीटर, ईच एंड इंडिविजुअल पैरामीटर्स हमने उसकी एसआई यूनिट के साथ में डिस्कस किए। और इनकी इंपॉर्टेंट व्हाई वी नीड टू बी डिस्कस इट, वो भी हमने देखा कि वॉल्यूम की स्टडी करना क्यों जरूरी है, मास की स्टडी करना क्यों जरूरी है, डेंसिटी की डिस्कस करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें डेंसिटी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्यों जरूरी होता है स्टडी करना किसी भी केमिकल रिएक्शन पे। वो सारे पॉइंट हमने 1 and 1 बाय डिस्कस की है, जिसमें हमने कोई भी लीक नहीं छोड़ा है। आगे का जो हमारा पॉइंट आता है, आगे के जो पॉइंट है उनको समझने के लिए जैसे हमारा अगला रोल आता है गैसेस लॉज, मतलब जो लॉज होते हैं समथिंग, वो लॉज अप्लाई होते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। कुछ गैस के ऊपर भी होते हैं, गैस के ऊपर भी होते हैं, परंतु उन लॉज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझने की नीड होती है एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट समझना है तो एटॉमिक वेट समझना बहुत जरूरी है, और एटॉमिक वेट समझने के लिए एटम का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखिए एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो आप पढ़ भी चुके हैं, और उसके चारों तरफ शेल्स होती है। इस सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चारों तरफ इस सेल्स में रोटेट करते हैं। ये शेल है, ओके, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, दैट्स व्हाई हम उसको 0 चार्ज लेके चलते हैं। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो प्रोटॉन है इस पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन 0 चार्ज है। देखिए हर किसी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे क्वेश्चन कई बार मन में आता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर, देखिए जैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है, ताकि एक्चुअल में जो सबसे बड़ा मेगा फैक्टर क्या है, वो सन है ना। सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सन उसका एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। सन एज अ बिगेस्ट प्लैनेट ऑन द अर्थ, तो सबसे बड़ा स्टार है इस अर्थ, इस प्लैनेट, इस पूरी गैलेक्सी का। तो वैसे ही है, वैसे ही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस है ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एग्जिस्टेंस इसकी वजह से है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब नेग्लिजिबल मास होता है, नेग्लिजिबल मतलब काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। और रही प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के, अगर न्यूट्रॉन के नंबर और न्यूट्रॉन को नंबर को प्लस कर दें तो आपके सामने निकल कर आता है एटॉमिक मास। ओके, इस एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल है कि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो मास बना। अगर मान के चलो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो एटॉमिक मास जो जनरेट हुआ ना, वो उसका न्यूट्रॉन भी अपना कंट्रीब्यूशन तो कर रहा है। अभी न्यूट्रॉन एक्चुअल में क्या सिर्फ मास कंट्रीब्यूट करने के लिए न्यूक्लियस में है क्या? नहीं,
एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे 8 प्रोटॉन है, ये 8 प्रोटॉन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल्स करेगा, मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेगा। अगर ऐसे ही ये प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपल्स करने लग जाए तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये न्यूक्लियस होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। इस डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन बीच में खड़ा होता है एज ए मीडिएटर। एक साइड से प्रोटॉन को यहाँ रोकता है, एक साइड से प्रोटॉन को रोकता है, दोनों को बैलेंस करके रखता है, जिससे कि दोनों प्रोटॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ना बने, मतलब रिपल्सन फोर्स ना बने। इसलिए न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट से रोकने के लिए इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अदरवाइज न्यूट्रॉन केवल मास कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है, नो डाउट, परंतु वो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेशन से भी रोक रहा है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नो डाउट इसका मास नेग्लिजिबल है, परंतु इनका रोल है, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जो चार्ज होते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड लगाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से एटम अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो जितने भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, सब के सब एटॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो जो दोनों के नंबर को प्लस करते हैं जब एटॉमिक मास होता है, और ओनली अगर प्रोटॉन का नंबर को लेते हैं जब आपके पास में आता है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई X एटम है, इस X एटम में कोई X एटम है, उसका लिखने का तरीका क्या होगा, नीचे आएगा उसका एटॉमिक नंबर और ये आएगा एटॉमिक मास। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल इसका Z जिसका हम A निकालेंगे तो A कितना आ गया, 2 + 2 4, राइट, और उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 2, तो Z की वैल्यू कितनी होगी 2। तो हीलियम के लिए हो गया Z कितना हो गया 2 और एटॉमिक मास हो गया 4। दैट्स अ वे टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। जिसमें जो 2 है वो एटॉमिक नंबर को बता रहा है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को बताता है, ना कि, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, सभी न्यूट्रल स्टेट के एटम्स में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। बट फिर भी हम इलेक्ट्रॉन, अब ये मत कहना कि 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर हीलियम, हालांकि जो हीलियम तो एक इनर्ट गैस है, इसकी जगह कोई भी अदर गैस होती या अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था, प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। प्रोटॉन का नंबर किसी भी एटम में कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो उसके एटॉमिक नंबर को मेंटेन करता है, जबकि जो 4 होता है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, ये वे होता है इस एटॉमिक मास को लिखने का। हालांकि ये मेरे समझाने का बेसिक रीजन ये था, अगर हम एटॉमिक मास को समझने के लिए पहले न्यूट्रॉन को समझना बहुत जरूरी है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, उनके एटॉमिक मास को समझेंगे, जिससे कि हम एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट कर सको, जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके चलेंगे, बिकॉज हमें स्लो रन करना है, और उस स्लोनेस से हम केमिस्ट्री के उन बेसिक पॉइंट्स को टच करना है जहां पर जो हम मिस कर देते हैं समझने से। तो आज के लिए इतना ही है। होप सो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप रियली, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव योर आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।